हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने क्लास प्रीता पहचान क्लासेस में। मैं प्रीता कुमारी झा आज लेकर आई हूँ आपके क्लास का यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2025 का जो सीरीज हमारा चल रहा था। आज के सीरीज में मैं लेकर आई हूँ यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 हिंदी यूनिट 3 साहित्य शास्त्र। आज इस यूनिट का सबसे अंतिम पार्ट है जो डे 5 का हमारा क्लास होगा। हमने यूनिट 3 को 5 पार्ट में बांटा था। 4 पार्ट की चर्चा हम देख चुके हैं। आज इसका अंतिम पार्ट डे 5 के रूप में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसमें पाश्चात्य सिद्धांत से संबंधित साहित्य के पाश्चात्य संप्रदाय से संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी जानकारी आपके लिए बहुत आवश्यक है, जो आपके परीक्षा में सहायक होगा और प्रमुख बिंदु के रूप में आपके सामने होगा। तो आज के इस साहित्य शास्त्र में हम जानेंगे नई समीक्षा, मिथक, फंतासी, कल्पना, प्रतीक और बिंब के बारे में। चलिए एक एक करके हम इसकी चर्चा को देखें और इनसे संबंधित तत्वों को समझें। यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 हिंदी आज के क्लास में यूनिट 3 साहित्य शास्त्र डे 5 एक एक करके सारे बिंदुओं को हम देखेंगे। तो सर्वप्रथम नई समीक्षा के बारे में जाने। नई समीक्षा का अर्थ है साहित्य आलोचना में नई आलोचना। इसके पहले के वीडियो में हमने आपको आलोचना का साहित्य में क्या अवधारणा होती है, क्या उसकी व्याख्या होती है, ये हमने आपको बताई। आलोचना मतलब किसी की निंदा नहीं। आलोचना का तात्पर्य क्या होता है? साहित्य में किसी भी तथ्य या विषय वस्तु को और अच्छे से एक नए संदर्भ में जोड़कर उसका नए तरीके से व्याख्या करना, विस्तार से, एकदम तथ्यपूर्ण रूप में। ठीक है। नई आलोचना एक साहित्यिक सिद्धांत है जो साहित्यिक कृति की आंतरिक संरचना और कलात्मक गुणों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें लेखक की जीवनी या ऐतिहासिक संदर्भ जैसे बाहरी कारकों के बजाय बारीकी से पढ़ने और पाठ विश्लेषण पर जोर दिया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नई आलोचना का तात्पर्य ही है कि तत्व को नए संदर्भों से जोड़ते हुए, नए तथ्यपूर्ण व्याख्यानों से जोड़ते हुए उसकी बृहद व्याख्या। ठीक है। तो उसमें जो उसकी संरचना है या जो उसका कलात्मक गुण है उस पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें लेखक की जीवनी या उसके संदर्भ में जो ऐतिहासिक संदर्भ है, इससे उसका कोई भी मतलब नहीं होता है। क्लियर हो गया? नई आलोचना के मुख्य पहलू देखिए। नई आलोचना में प्रमुख कौन कौन से तत्व समाहित होते हैं? पाठ पर ध्यान केंद्रित करना, वस्तुनिष्ठता यानी वस्तु विशेष के प्रति, विषय वस्तु के प्रति पूर्ण निष्ठा और सार्वभौमिक रूप में उसका जो रूप है सार्वभौमिक रूप में हो। ठीक है। सावधानी पूर्वक अध्ययन। नई समीक्षा का यानी कि आलोचना का, नई आलोचना का ये सबसे प्रमुख तथ्य है कि सावधानी पूर्वक अगर उसका हम अध्ययन नहीं करेंगे तो उसकी विषय वस्तु की पूरी जानकारी या उसमें क्या तथ्य समाहित है वह हमें जानकारी में नहीं आएगी। स्वरूप पर जोर। उसका जो स्वरूप है, जिस तत्व को कि हम आलोचना करने जा रहे हैं, नई व्याख्या करने जा रहे हैं, उसका स्वरूप क्या हो और वह कैसा होना चाहिए। नए संदर्भ में जो उसका रूप प्रस्तुत करेंगे उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, तो इस पर नई समीक्षा में इस पर जोर दिया जाता है। बाह्य कारकों की अस्वीकृति। यहाँ पर बाह्य कारक जो हैं उसे संदर्भित उसकी यहाँ पर अस्वीकृति होती है, क्योंकि पिछले संदर्भ में उस तत्व का व्याख्या नहीं किया जाता। एक नए संदर्भ में मुख्य तत्व के तथ्य के साथ, उसमें प्रमाणिक तथ्य के साथ उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है। ठीक है। ये नई समीक्षा हम समझ गए। दूसरा इस क्लास का प्रमुख बिंदु है मिथक। मिथक क्या होता है, इसके प्रमुख तत्व क्या होते हैं, उसकी क्या अवधारणा होती है, ध्यान से समझिए। साहित्य शास्त्र के संदर्भ में मिथक एक पारंपरिक, अक्सर अलौकिक या
प्रतीकात्मक कहानी को संदर्भित करता है। यानी लोक कथा में जो कहानी प्रसिद्ध है वह नहीं, यह अलौकिक कथा होती है, या ऐसी प्रतीकात्मक कहानी जो हमें कुछ ना कुछ प्रतीक के माध्यम से उसकी रूपरेखा को समझाती है। जो आगे देखिए, जो दुनिया, मानव अस्तित्व या सामाजिक मानदंडों की व्याख्या करता है। यानी वह प्रतीक किस संदर्भ में होगा? दुनिया की, मानक अस्तित्व की और सामाजिक जो मानदंड हैं जो स्वीकार किए गए हैं समाज में, उसकी व्याख्या करना। ये मिथक अक्सर सांस्कृतिक मान्यताओं में गहराई से समाहित होते हैं और मौलिक मानवीय अनुभवों और मूल्यों की खोज करने के लिए एक वाहन के रूप में काम करते हैं। यानी यह मिथक जो हमारे सामने प्रस्तुत होता है मिथक के रूप में कोई भी चीज़, तो वह सांस्कृतिक मान्यताओं से जुड़ा होता है गहराई से। ठीक है, इसमें मौलिक मानवीय अनुभव जो है और मूल्य जो हैं, इसके वाहन के रूप में मिथक का प्रयोग साहित्य में किया जाता है। मिथक के प्रमुख पहलू क्या है उसे हम देख ले। प्रतीकात्मक भाषा, अस्पष्ट को स्पष्ट करना। ठीक है, यानी जो अस्पष्ट है उसे स्पष्ट करना ही मिथक का प्रमुख कार्य है। सांस्कृतिक पहचान, यहाँ पर मिथक में सांस्कृतिक अवधारणा को भी विशेष महत्व दिया गया है। साहित्यिक उपकरण, इस मिथक को साहित्य में एक उपकरण की तरह उपयोग किया जाता है और यह उपकरण बहुत ही कारगर भी सिद्ध होता है। ठीक है, साहित्य में इसका मिथक का विशेष महत्व है क्योंकि उसमें अलौकिक कथा के माध्यम से, प्रतीक के माध्यम से हम सामाजिक मूल्यों, परंपराओं और संस्कृति का दर्शन पाठक को कराते हैं। ठीक है, अब इस उदाहरण से मिथकों को समझिए। हिंदू पौराणिक कथा जो हमारे भारतीय सिद्धांत में जो परंपरा में समाहित हैं उसी का उदाहरण मैं लेकर आई हूँ। हिंदू पौराणिक कथा, लोक कथाएं एवं किंवदंतियाँ यह पाश्चात्य संस्कृति में भी हो सकती है, और आधुनिक व्याख्याएं। तीनों पॉइंट को आपको प्रमुखता से याद रखना है। यानी जो पौराणिक कथा है जो हमारे मानवीय मूल्यों को, परंपराओं को, संस्कृति को दर्शाती है वह भी मिथक के अंतर्गत आती है। जो लोक कथाएं जो प्रतीकात्मक रूप में हमें सही दर्शन कराती है, सही जीवन के जो दर्शन है उसको कराती है, या जो किंवदंतियाँ हमारे समाज में कथा के रूप में प्रसिद्ध है वह भी मिथक का कार्य करती है। और आधुनिक व्याख्याएं, ऐसी व्याख्याएं जो प्रतीक स्वरूप हम किसी तथ्य की, किसी विषय वस्तु की व्याख्या करें और वह प्रामाणिक हो, तो वह भी मिथक के रूप में कार्य करती है। ठीक है, एक संदर्भ जोड़कर, एक प्रतीक जोड़कर। इस प्रकार हम पाते हैं कि साहित्य शास्त्र में मिथक मानवीय समझ और साहित्यिक अभिव्यक्ति को आकार देने के लिए कहानी कहने, प्रतीकवाद और सांस्कृतिक आख्यानों की शक्ति का प्रतीक है। इसमें सांस्कृतिक आख्यान भी आते हैं, नहीं प्रतीकवाद, प्रतीक स्वरूप जो कहानियाँ कही जाती है, चाहे लोक कथा के रूप में हो, किंवदंती के रूप में हो, वह भी आपके मिथक में आती है। क्लियर हो गया मिथक का। नेक्स्ट पॉइंट है फंतासी, जिसे काल काय भी कहा जाता है। याद रखिएगा दोनों नाम। ठीक है, अब फंतासी क्या है ये आप जानते हैं। जादू, नहीं चमत्कार, ऐसी घटना घट जाना जिसकी हम कल्पना नहीं करते हैं उसे हम फैंटेसी कहते हैं, फंतासी कहते हैं। नहीं, तो साहित्य शास्त्र में फंतासी एक साहित्यिक तकनीक को संदर्भित करता है। यह साहित्य क्या है? एक तकनीक है जहाँ लेखक कथा के भीतर अवास्तविक या अलौकिक तत्वों को बनाने के लिए कल्पना और रचनात्मकता का उपयोग करते हैं। यानी जो मूल्य हैं साहित्यिक, ये जो साहित्य शास्त्र में जिसकी आवश्यकता है एक सही रूप को संदर्भित करने की, तो उसे अलौकिक तत्वों के रूप से हम दिखाते हैं। नहीं, और उसको कैसे लाते हैं, रचना में कैसे लाते हैं? कल्पना करके कि अगर ऐसा हो, जैसे कि हम कहीं फंस गए, हम किसी संकट में फंस गए, तो अचानक से चमत्कार हो जाए और कोई ऐसी शक्ति आकर हमारा हेल्प करती है, और ये हम कल्पना करते हैं ये क्या हुआ, हमारे लिए सही, मतलब सही प्रतीक हुआ। नहीं, तो उसकी कल्पना करके
उस रूप को दिखाना ही क्या कहलाता है? फैंटेसी कहलाता है। दूसरे शब्दों में साहित्य शास्त्र में फैंटासी की विशेषता कहानी में अवास्तविक और अलौकिक तत्वों को शामिल करना है, जिसमें जादू, पौराणिक जीव, पौराणिक बहुत सारी ऐसी कथाएं आती है, बहुत सारे ऐसे जीवों का वर्णन है जो चमत्कार करते हैं, जादू करते हैं। नहीं, आप रामायण में ही देख लीजिए, महाभारत में ही देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे ऐसे जीव हुए जिनको प्रतीक स्वरूप एक वीर के रूप में जाना गया, धनुर्धर के रूप में जाना गया। नहीं, बड़े बड़े मतलब कि ऐसे हस्ती के रूप में जाना गया जो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। और वैकल्पिक जो दुनिया या अन्य तत्व शामिल हो सकते हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से परे हो, यानी रोज़ की ज़िंदगी में प्रामाणिक रूप में हम जो तथ्यों को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, या उससे क्या होता है, अलग होता है। यही क्या है, हमारी फैंटेसी है, फंतासी है। चमत्कार, जादू, ऐसा हो जाना जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते हैं, जो रोज़मर्रा में हम देखते ही नहीं, अचानक से वो हो जाना, ये हमारा क्या है, फैंटेसी है। नहीं, दीवालों पे चलने लगना किसी जीव का मानवीय रूप में, चमत्कार करके कुछ हाथ में ले लेना, नहीं, बहुत बड़ा बन जाना, ये सब कल्पना के रूप में हम रचनात्मक रूप में लाते हैं। और इस संदर्भ में साहित्य शास्त्र का जो वर्णन होता है, जो स्वरूप होता है, वह हमारा फैंटेसी कहलाता है। क्लियर हो गया? फंतासी का प्राथमिक कार्य वास्तविक दुनिया के अनुभवों की सीमाओं से आगे बढ़ना और गहन सत्य या अंतर्दृष्टि का अन्वेषण करना। बहुत अच्छा पॉइंट है ये कि यह इसका प्राथमिक कार्य ही है कि वास्तविक दुनिया की सीमाओं को आगे चले जाना, क्योंकि वास्तविक दुनिया में संभव ही नहीं है। और उस गहन सत्य को, यानी जिस कल्पना करके हम जो करना चाहते हैं चमत्कार के रूप में, जादू के रूप में, उसका अंतर्दृष्टि से उसकी खोज करना कि मे बी पॉसिबल, यानी वह पॉसिबल है, उसकी रूपरेखा तैयार करना, अपने कल्पना में उसे एक आकार देना ही क्या कहलाता है, फैंटेसी कहलाता है। अब उदाहरण स्वरूप देख लीजिए, किसी कहानी में काल्पनिक तत्व विभिन्न तरीकों से प्रकट हो सकते हैं, जैसे अलौकिक क्षमताएं, जादू या अन्य अलौकिक शक्तियों वाले पात्र। नहीं, जिसमें हनुमान जी का नाम आता है, सुग्रीव का नाम आता है, बलि का नाम आता है, जो बड़े बड़े जटायु जी का आता है, जो ऐसे ऐसे चमत्कार कर जाते हैं जो नॉर्मल दुनिया में, नॉर्मल समाज में नहीं हो सकता। आपने शक्तिमान सीरियल देखा होगा, नहीं, मुकेश खन्ना की, उसमें आपने देखा होगा उन्होंने बड़े बड़े फैंटेसी कारनामे करते थे वो, जो कि आम जिंदगी में नहीं होते। अगर आपने चंद्रकांता सीरियल देखा होगा, जो पहले DD1 पे आता था, हमने देखा है, तो उसमें भी फैंटेसी और जैसी घटनाओं को ही अंजाम देने के लिए, दिखाने के लिए वह सीरियल बना था। ठीक है, तो वही सब हमारा क्या है, फैंटेसी है। पौराणिक जीव, ड्रैगन, यूनिकॉर्न या ऐसा कोई पौराणिक प्राणी जो प्रतीक रूप में उस काम को करने के लिए सिद्ध होता है। ठीक है। वैकल्पिक दुनिया, ऐसी कहानियाँ जो ऐसे क्षेत्रों में घटित होती है जो वास्तविक दुनिया में मौजूद ना हो। ऐसी कोई दुनिया किसी जगह पे, जैसे अभी नए संदर्भ में बहुत सारे सीरियल आ रहे हैं, नहीं, पिशाचनी हमने देखा, नज़र हमने देखा, तो उसमें हमने ऐसे ऐसे कारनामे देखे जो आम जीवन में नहीं है। बहुत सारे आप क्या कहते हैं, भूतिया सीरियल देखते हैं, हॉरर मूवी देखते हैं, तो उसमें भी ऐसे ऐसे चमत्कार वाले सीन दिखाते हैं। पश्चिमी सिनेमा में भी बहुत सारे ऐसी फिल्म बने हैं जो चमत्कारी घटनाओं से भरपूर हैं। वही सब घटनाएं क्या कहलाती है, फैंटेसी की श्रेणी में आती है। ठीक है। फैंटेसी का चौथा प्रमुख रूप है स्वप्न और दर्शन, यानी अलौकिक दृश्य स्वप्न के क्रम में जो अवचेतन मन का अन्वेषण करते हैं, खोज करते हैं। यानी जब हमारा चेतना सोई रहती है तो उसको अन्वेषण करती है, खोज करती है कि ऐसा अलौकिक दृश्य हो सकता है। स्वप्न के माध्यम से कभी कभी हम ऐसा सपना देख लेते हैं जो आम जीवन में संभव ही नहीं है, तो वह भी हमारा फैंटेसी की श्रेणी में आता है। फैंटेसी का संबंध अन्य साहित्यिक उपकरणों जैसे प्रतीकवाद, रूपक के साथ अंतरक्रिया आदि से भी है। यानी कोई ऐसा प्रतीक जो उसे मतलब कि स्थापित कर सके, नहीं, प्रतीक स्वरूप उसकी विषय वस्तु को बता सके। या रूपक क्या होता है, वैसी ही चीज़ों की परिकल्पना,
उसी में समाहित हो जाना, नहीं, इसे अलंकार के रूप में भी इसे हम जानते हैं, तो यह भी फैंटेसी का एक पार्ट है। तीसरा प्रमुख बिंदु है कल्पना। साहित्य शास्त्र के संदर्भ में इसे ध्यान से समझिए, कल्पना क्या है। कल्पना क्या होता है, अपने हम जो मानसिक पटल पर जो दृश्य अपनी कल्पना में स्थापित करते हैं वह हमारा कल्पना होता है। लेकिन साहित्य शास्त्र के संदर्भ में कल्पना रचनात्मक सोच और नए विचारों या छवियों को बनाने की क्षमता की अवधारणा को संदर्भित करती है। यानी अपनी कल्पना में साहित्य शास्त्र के रूप में हम ऐसी रचनात्मक रूप को बनाए, ऐसे नए विचारों की छवि बनाए जो साहित्य शास्त्र के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाए, उसको यह संदर्भित करती है, उससे इसका रिलेशन होता है। यह साहित्यिक कार्यों के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहाँ छूटा हुआ यहाँ पर? कल्पना के प्रमुख तत्व, रचनात्मक शक्ति, यानी कल्पना के लिए सबसे प्रमुख तत्व है रचना करने की शक्ति होना। अगर हमें रचनात्मक गतिविधि हमारे अंदर नहीं है तो फिर हम कल्पना ही नहीं कर पाएंगे। कलात्मक और अभिव्यक्ति का स्रोत, यानी हमारे अंदर यह भी नॉलेज होना चाहिए कि कला का स्वरूप क्या है, उसके अभिव्यक्ति के स्रोत क्या होते हैं, तभी तो हम उसकी कल्पना कर पाएंगे, तभी उस रूप में कल्पना करके हम उसको रचना के रूप में एक आकार दे पाएंगे। तो यह भी एक प्रमुख तत्व है। पाठक के साथ जुड़ाव, पाठक वर्ग के साथ हमारा जुड़ाव एकदम भावनात्मक रूप से होना चाहिए, क्योंकि पाठक किस विषय वस्तु को पढ़ना चाहता है या जिस विषय वस्तु की चर्चा हम करने जा रहे हैं वह उसके भावनाओं से जुड़ी होनी चाहिए। अगर पाठक वर्ग पढ़कर उस चीज़ को संतुष्ट नहीं होगा तो फिर साहित्य की रचना या कल्पना को रूप देना हमारे लिए कारगर सिद्ध नहीं होगा। सौंदर्य अनुभव, कल्पना का ये प्रमुख तत्व है, सौंदर्य का अनुभव, यानी किसी विषय वस्तु में जो सुंदरता है चाहे किसी रूप में हो, उस सुंदरता को उभार कर निकाल आना, उसे अनुभव करना, उसकी अनुभूति पाठक वर्ग को कराना, यह बहुत आवश्यक है। ठीक है, साहित्य में कल्पना के प्रकार की चर्चा की गई है। विद्या कल्पना, पहला विद्या कल्पना, इसका तात्पर्य अन्य शास्त्रों के ज्ञान से है। नहीं, विभिन्न शास्त्रों का अगर हमें ज्ञान होता है तो हम कल्पना में उस विषय वस्तु का स्वरूप तैयार कर, रचनात्मक रूप में उसे तैयार कर हम कलमबद्ध करते हैं। ठीक है, दूसरा है गुण कल्पना, यह पदार्थों के सूक्ष्म गुणों एवं विशेषताओं को समझने के लिए उपयोग की जाने वाली विशिष्ट तकनीक है, यानी विशिष्ट तकनीक को यह संदर्भित करती है। कौन सी कल्पना? गुण कल्पना, यानी हमारे अंदर जो या पदार्थों में कुछ गुण होते हैं, कुछ विशेषताएं होती है जो हम कल्पना करते हैं, तो उसे जो समझने के लिए जो हम टेक्निक लगाते हैं वह हमारा क्या है? गुण कल्पना। तीसरा है भक्ष्य कल्पना, यह औषधियों को तैयार करने और देने में प्रयुक्त तकनीकों को संदर्भित करता है। यानी यहाँ औषधि का संदर्भ क्या है कि हम जो साहित्य या कला या कुछ भी विषय वस्तु का निर्माण करते हैं तो उसके लिए जरूरी तत्व क्या है, यानी उसकी औषधि क्या है, किस प्रमुख तत्वों को देने से वह सही रूप में तैयार हो पाएगी। यह किस कल्पना के अंतर्गत आता है? भक्ष्य कल्पना के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रमुख पॉइंट है प्रतीक, उसे हम जाने। साहित्य शास्त्र में प्रतीक, सिंबल की अवधारणा यह है कि एक चीज या व्यक्ति या स्थान या घटना किसी अन्य चीज का प्रतिनिधित्व करती है जिसका अर्थ शाब्दिक अर्थ से अलग होता है। यानी प्रतीक एक सिंबल होता है, एक पहचान होती है, या किसी न किसी चीज़ का प्रतिनिधित्व करे और उसे क्या कला के क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र में स्थापित कर वह मानक रूप में हमारी समझ में आए, पाठक वर्ग के समझ में आए। प्रतीकवाद साहित्य में एक शक्तिशाली उपकरण है जो लेखकों का अमूर्त विचारों और भावनाओं और विषयों को व्यक्त करने में मदद करता है। जो अमूर्त हैं, नहीं, ऐसे विचार जो अमूर्त हैं
उन भावनाओं को, उन विषयों को हम प्रतीकवाद के माध्यम से, किसी प्रतीक के उदाहरण के माध्यम से उसे स्पष्ट कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है। प्रतीकवाद की मुख्य अवधारणाएं हैं: वस्तु, व्यक्ति, स्थान या घटना का उपयोग किसी अन्य चीज का प्रतिनिधित्व करती है। कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति को हम प्रतीक के रूप में स्थापित कर सकते हैं किसी चीज का प्रतिनिधित्व करने के लिए। वह स्थान भी हो सकता है, कोई घटना भी हो सकती है। ठीक है। प्रतीक का अर्थ संदर्भ पर निर्भर करता है। ये एक प्रमुख पॉइंट है प्रतीक के संदर्भ में। यानी किसी चीज का हम प्रतीक अगर बनाते हैं, उदाहरण देते हैं प्रतीक के रूप में, तो वह संदर्भ पर निर्भर करता है कि पाठक वर्ग किस संदर्भ में उसको समझ रहा है। तो हमारे काव्य भाषा में, साहित्य कला में जो हम प्रतीक का प्रयोग करें, तो उसके बारे में हमको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि यह प्रतीक किस संदर्भ को स्पष्ट करेगा। जैसे हम कमल नयन कहते हैं तो नयन की सुंदरता कमल के समान बताई गई नहीं। उसी प्रकार अगर हम खंजन नयन कहते हैं तो खंजन नयन का तात्पर्य होता है चंचल नयन वाली नहीं। तो यानी कि शब्दों का जो प्रतीक हम लेंगे या किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी का भी हम जो प्रतीक लेंगे वह हमारे विषय वस्तु से संबंधित हो। ठीक है। तीसरा है प्रतीकवाद लेखकों को स्पष्ट स्पष्टीकरण के बिना गहरे अर्थ व्यक्त करने और भावनाओं को जगाने की अनुमति देता है। यानी बिना कुछ लिखे नहीं, बिना कुछ व्याख्या किए, बिना कुछ स्पष्टीकरण किए अगर प्रतीक के रूप में सटीक चीज़ों का हम प्रयोग कर ले तो वह लेखक के मतलब जो विचार हैं वह उसको स्पष्ट कर देता है और उसे पाठक वर्ग के भावनाओं को भी जगाने में वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि उसे देखकर, उस प्रतीक को देखकर ही वह समझ जाता है कि यह बात बताई जा रही है। तो सही रूप में उसका चुनाव आवश्यक है। चौथा है प्रतीकवाद साहित्य में रूपक, उपमा और अन्य साहित्यिक उपकरणों के साथ उपयोग किया जा सकता है। कोई भी प्रतीक रूपक के रूप में, उसी के स्वरूप के रूप में, या किसी चीज़ की उपमा देकर, जैसे हमने कमल नयन, खंजन नयन की चर्चा की, या अन्य साहित्यिक उपकरणों में, यानी शब्द के अर्थ में या अर्थ के अर्थ में हम प्रतीक का प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण जैसे पानी। बहता हुआ पानी अक्सर पुनर्जन्म या परिवर्तन का प्रतीक है। तो बहता हुआ पानी कुछ हम कला लिखे या साहित्य में उसका चर्चा करें तो उसका तात्पर्य हम समझ जाते हैं, क्योंकि यह प्रमाणिक है, यानी कि पुनर्जन्म। पतझड़, यह अक्सर बढ़ती उम्र या समय बीतने का प्रतीक। पतझड़ आ गया यानी हमारी उम्र बढ़ गई नहीं, अब खुशहाली के दिन बीत गए, अब क्या हुआ, समय बीतने का प्रतीक हो गया। कबूतर हमारे समाज में शांति का प्रतीक है। पेड़, एक पेड़ का प्रतीक जीवन शक्ति या मृत्यु को दर्शाता है। यानी पेड़ विभिन्न संदर्भ में विभिन्न चीज़ों का प्रतीक बन सकता है। वही मैंने ऊपर चर्चा की कि संदर्भ आवश्यक है कि किस संदर्भ में उसे हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो पेड़ के विभिन्न संदर्भ हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सैकड़ों उदाहरण हैं जो अलग अलग संदर्भ में प्रस्तुत होते हैं। ये प्रतीक से संबंधित जुड़ी हमने बातें देखी। अब अंतिम पॉइंट इस हमारे क्लास का, बिंब। इसे हम जान लें, बिंब क्या होता है। साहित्य शास्त्र में बिंब की अवधारणा किसी वस्तु, विचार या अनुभव को इंद्रियों के माध्यम से चित्रित करने की एक तकनीक है। ये उदाहरण है, ये किसके माध्यम से, जो हमारे इंद्रिय हैं उसके माध्यम से, उसी टेक्निक से इसे चित्रित किया जाता है, इसकी व्याख्या की जाती है। यह कल्पना और संवेदनाओं के आधार पर निर्मित होता है, जिसमें पाठकों या श्रोताओं को विषय वस्तु का एक स्पष्ट और आकर्षक अनुभव मिलता है और गहरी रसानुभूति प्रदान करता है। ठीक है। बिंब की प्रमुख अवधारणाएं हैं। इंद्रियों का उपयोग। बिंब रचना में कवि विभिन्न इंद्रियों जैसे दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, गंध, स्वाद का उपयोग करके पाठकों के मन में एक चित्र बनाने का प्रयास करते हैं। तो किसी भी बिंब साहित्य शास्त्र में सबसे प्रमुख बिंदु है इंद्रियों का उपयोग। बिंब का जो हम प्रयोग करते हैं इंद्रियों के माध्यम से करते हैं। दूसरा है इसका अवधारणा कल्पना और संवेदना। यानी बिंब में कल्पना और इमोशन
दोनों का बहुत महत्वपूर्ण है। कल्पना के माध्यम से एक नए रूप का सृजन एवं पाठकों को भावनात्मक रूप से उससे जोड़ना। कल्पना में अगर हमें जानकारी है विषय वस्तु की तो हम एक ऐसी रूपरेखा तैयार कर लेते हैं, कल्पना में उसकी रचना कर लेते हैं, सृजन कर लेते हैं और फिर कलमबद्ध करते हुए है उसकी रूपरेखा हम साहित्य शास्त्र में बनाते हैं और पाठकों के साथ भावनात्मक रूप से उसे जोड़ते भी हैं, क्योंकि कविता का कोई भी साहित्य का यह महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि पाठक वर्ग से भावनात्मक रूप से जुड़ना। मूर्त विधान, बिंब को शब्द चित्र, पद चित्र या मूर्त विधान के रूप में भी जाना जाता है। यह किसी वस्तु या विचार या अनुभव को एक ठोस रूप में प्रस्तुत करता है, यानी स्पष्ट रूप से बिंब जो होते हैं उदाहरण के रूप में मूर्त विधान के रूप में हमारे सामने होते हैं। यह कोई भ्रम नहीं होता, कोई कल्पना के रूप में नहीं होता या कोई तथ्य नहीं होते हैं, यह ठोस रूप में हमारे सामने उसके उदाहरण को प्रस्तुत करता है। भिन्न प्रकार के बिंब, इसके और प्रमुख तत्व हैं। इसमें हम विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के बिंबों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, गंध बिंब, स्पर्श बिंब आदि। साहित्य में विशेष महत्व, बिंब का साहित्य में बहुत विशेष महत्व है, क्योंकि यह भाषा को सशक्त और आकर्षक बनाती है एवं रसानुभूति को बढ़ावा देती है। हम जो बिंबों का प्रयोग साहित्य में करते हैं तो वह समझने में पाठक वर्ग के धारणाओं से जुड़कर उस भावना को समझने में, उस विषय वस्तु को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि वह संदर्भित रूप में हमारे समाज में प्रचलित होता है। अब उदाहरण से इसे हम समझ लें, जैसे देखिए बहुत सारे बिंबों का जो हम प्रयोग करते हैं। लाल गुलाब क्या है? दृश्य बिंब, दिखता है हमें, लाल गुलाब सुंदरता का प्रतीक है। मधुर संगीत, ये क्या है? हमारे श्रव्य बिंब हैं। खट्टा नींबू, स्वाद बिंब। खुशबूदार इत्र, गंध बिंब। मृदु स्पर्श, स्पर्श बिंब। यानी ये उदाहरण मैं लेके आए। आपका ये भी प्रश्न आ सकता है किस बिंब के उदाहरण है, बिंब का क्या रूप होता है, उसके प्रमुख तत्व बता दिए जाएंगे और कहेगा उसे चिन्हित करिए आदि आदि। तो इससे जुड़ी सारी बातें हमने आपको बताई, तो इससे संदर्भित कोई भी प्रश्न आपको आएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी, ये आपके लिए सहायक होगी। फिर से वही पुरानी बात, हर यूनिट कंप्लीट करने के बाद, डे कंप्लीट करने के बाद, विषय वस्तु को पढ़ने के बाद आपको MCQ क्वेश्चन की तैयारी करनी है। ये बात आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ये आपके रूटीन में शामिल होना चाहिए कि जिस यूनिट को हम पढ़ें उसका MCQ क्वेश्चन यूट्यूब के बहुत सारे चैनल पे आपको उपलब्ध हो जाएंगे। मेरे पास टेक्निक की कमी है, नहीं तो बहुत सारे MCQ क्वेश्चन, PY क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको उपलब्ध कराती, लेकिन मैं इसमें सक्षम नहीं हूँ, तो इसके लिए मैं बार बार आपको ये हिंट करती हूँ, ठीक है। लेकिन जितनी भी विषय वस्तु होगी संदर्भित सिलेबस से, उसे बताने में मैं कमी नहीं करूँगी। तो इस विश्वास के साथ हमारे वीडियो से जुड़े रहिए। हमारे वीडियो को और दूर दूर तक पहुंचाने के लिए हमें सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। आज तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर एक नए यूनिट के साथ मैं हाजिर हो जाऊंगी। मैं दोनों पेपर बताती हूँ, पेपर 1 और पेपर 2 में हिंदी, तो क्रमबद्ध होकर मैं आपको बताते चली जाऊंगी और समय रहते मैं कोशिश करूंगी कि आपका सारा यूनिट कंप्लीट कर सकूं। कुछ पारिवारिक प्रॉब्लम या कुछ ऐसे घटनाक्रम हो जाते हैं जिसमें बीच में मेरा बाधित हो जाता है वीडियो, मैं आपको भेज नहीं पाती, तो मुझे लेकिन ये बनी रहती है मेरे मन में कि ये मैंने नहीं किया, ये मैंने नहीं दिया है। तो मैं कोशिश करूँगी आपका कोई भी यूनिट छूटे नहीं। आज तक के लिए इतना ही। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अगेन बाय।